No faces, no eyes. साल 1945 अगस्त के महीने में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों पर एटम बम गिराए। देखिए, हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट को जानने से पहले हमें जापान की हिस्ट्री को समझना होगा। आखिर कैसे जापान इस भयानक सिचुएशन में आया। कहानी शुरू होती है साल 1853 से। उस समय तक जापान में आइसोलेशन पॉलिसी फॉलो हुआ करती थी, जिसको जापान में साकोकू नाम से जाना जाता था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जापान के लोग ना तो जापान से बाहर जा सकते थे और ना ही बाहर के लोग जापान में एंटर कर सकते थे, और इस रूल को ब्रेक करने पर डेथ पेनल्टी दी जाती थी। और ये पॉलिसी जापान में फॉरेन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका एंड स्पेन जैसी और भी वेस्टर्न कंट्रीज इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन जैसी पॉलिसीज फॉलो किया करती थी। इन सब से जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए जापान के बॉर्डर्स वेस्टर्न कंट्रीज के लिए हमेशा सील रहते थे। इंपेरियलिज्म का मतलब है कोई ऐसी स्टेट पॉलिसी या प्रैक्टिस जो अलाउ करती है रिच पावरफुल कंट्रीज को छोटी और कमजोर कंट्रीज को अपना निशाना बनाकर उन पर कब्जा कर अपना हिस्सा बनाने का। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जब ताकतवर देश खुद को और पावरफुल बनाने के लिए दूसरी छोटी कंट्रीज को डोमिनेट करते हैं। तो इसी डर की वजह से जापान ने अपने बॉर्डर्स वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बंद कर रखे थे। पर साल 1853 8 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट मिलर्ड फिल्मोर अमेरिका नेवी से कोमोडर मैथ्यू पेरी को 4 शिप्स लेकर जापान में एक लेटर के साथ भेजते हैं, जिसमें वो जापान को अपने बॉर्डर्स खोलने के लिए बोलते हैं और यूएस के साथ ट्रेड करने के लिए बोलते हैं। जापान पहुंचकर मैथ्यू पेरी अपनी शिप्स पर लगी हुई बंदूक और तोपों से जापान पर हमला कर देता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसी बीच जापान को रियलाइज होता है कि आइसोलेशन पॉलिसी की वजह से वो बहुत पीछे रह गए हैं और जैसी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है उनको हराना नामुमकिन है। तो कोलोनाइजेशन से बचने के लिए उन्हें जापान में फाइनेंशियल पावर एंड मिलिट्री पावर मजबूत करनी पड़ेगी, जिसके चलते जापान को प्रेशर में आके अमेरिका की बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। जिसके बाद 31 मार्च 1854 को जापान और यूएसए के बीच पहली बार एक ट्रीटी साइन हुई, द ट्रीटी ऑफ कानागावा। ये सबसे पहली अनइक्वल ट्रीटीज में से एक थी, जिसमें जापान अपने 2 पोर्ट्स अमेरिका के लिए खोलेगा और जरूरत पड़ने पर अमेरिकन शिप्स और उनके सोल्जर्स को रेस्क्यू कर उनका ट्रीटमेंट भी करेगा और अपनी आइसोलेशन पॉलिसीज खत्म कर वेस्टर्न पावर्स के साथ ट्रेड करेगा और अच्छे रिलेशंस बनाएगा। अमेरिका के बाद बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी जापान के साथ अनइक्वल ट्रीटी साइन करने लगी। जिसके बाद साल 1868 में जापान के लोगों ने जापान के एम्परर मेजी के साथ मिलकर शोगुनेट को हराकर मोनार्की एस्टैब्लिश की, जिसको मेजी रेस्टोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। 1868 से पहले जापान में एक फ्यूडल सिस्टम फॉलो हुआ करता था, जिसमें शोगुनेट जापान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुआ करती थी और सारी पावर्स जापान के मिलिट्री कमांडर के पास होती थी। शोगुनेट को हराने के बाद जापान में बहुत चेंजेस हुए। इस दौरान जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे रेवोल्यूशंस देखने को मिले, जिसके चलते जापान को समझ आ गया था अगर उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज से कंधे मिलाकर चलना है तो उन्हें भी इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन जैसी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी। जापान में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ मेटल्स, ऑयल्स, कोल्स जैसी रिसोर्सेज की बहुत जरूरत पड़ने लगी। इन रिसोर्सेज की वजह से जापान अपने आसपास की छोटी टेरिटरीज और एरियाज को कैप्चर करने लगा। उस टाइम पर कोरिया में कॉयल एंड मेटल्स जैसे बहुत रिसोर्सेज थे, जिसके चलते चाइना और जापान के बीच वार हुआ, जिसको साइनो जापानीज वॉर नाम से भी जाना जाता है। जापान इस वार को जीत जाता है और बाद में ताइवान, कोरिया, पेस्काडोर्स आइलैंड पर अपना कब्जा कर लेता है, जिसके बाद जापान एशिया में एक डोमिनेंट पावर के रूप में नजर आता है। उसके बाद रसिया एंड जापान में भी वार होता है। जापान जीत हासिल कर मंचूरियन रीजन के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लेता है। इसके बाद साल 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होता है, जिसमें जापान अलाइड पावर्स को ज्वाइन करता है ताकि जर्मनी की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जो चाइना और पैसिफिक में थी उन पर अपना कब्जा कर सके। साल 1980 में अलाइड पावर्स मिलकर सेंट्रल पावर्स को हरा देती हैं और जापान चाइना और पैसिफिक में जर्मन बेस्ड टेरिटरीज जो थी उन पर अपना कब्जा कर लेता है। इसी बीच चाइना भी एक डेवलप्ड एंड पावरफुल कंट्री बन रही थी, जिसके चलते जापान के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स मंचूरिया रीजन में रेलवे रोड पर बॉम्ब ब्लास्ट करके चाइना पर ब्लेम डाल देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जापान मंचूरिया पर अपना कब्जा कर लेता है, जिसके चलते चाइना ये जापान की शिकायत लीग ऑफ नेशंस में लेके जाता है। लीग ऑफ नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी, जिसका मेन मोटिव था आगे चलकर जितने भी वार्स हों उन्हें बातों से सुलझाया जा सके। जब ये मीटिंग लीग ऑफ नेशंस में हुई और लीग ऑफ नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स और मेंबर्स ने जापान को गलत बताया, तब जापान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बाकी मेंबर्स पर भेदभाव के एलिगेशंस लगाई और कहा हम भी तो वही कर रहे थे जो वेस्टर्न कंट्रीज ने किया। Japan, however, finds it
impossible to accept. इस इंसिडेंट के बाद जापान ने उसी मीटिंग में लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। The Japanese delegates refused to accept the decision. जापान की बढ़ती पावर्स को देख यूएस ने जापान पर बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्शंस और ट्रेड एम्बार्गोज लगा दिए ताकि जापान अपनी अग्रेसिव कॉलोनाइजेशन एंड इन्वेजन को रोक दे। पर जापान के पूरे एशिया पर राज करने का सपना ऐसी सैंक्शन से कहां रुकने वाला था। इसी सपने के साथ जापान फ्रांस की टेरिटरी फ्रेंच इंडो चाइना पर अटैक कर देता है और उस पर कब्जा कर लेता है। यूएस से ऑयल की सप्लाई बंद होने के बाद जापान की हालत खराब होने लगी थी, जिसके चलते जापान ने प्लान किया कि वो अमेरिका पर हमला करके अमेरिका की पूरी मिलिट्री को बर्बाद कर देगा और सिंगापुर, फिलीपींस, डच, ईस्ट इंडीज जैसे एरिया पर अपना कब्जा कर लेगा, जहां ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जिसके चलते जापान 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:55 पर अपने 350 से ज्यादा नेवी एयरक्राफ्ट यूएसए के पर्ल हार्बर नेवी बेस पर सरप्राइज अटैक करने के लिए भेजता है। यही अटैक आगे चलकर हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर अटैक का कारण बनता है। इस दौरान वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा था कि वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की भी एंट्री होती है। इस अटैक में 2 घंटे के अंदर अंदर 19 यूएस नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 200 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जापान जाकर फिलीपींस पर अपना कब्जा कर लेता है। इसके बाद अमेरिका जापान के खिलाफ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर देता है। between the United States and the Japanese Empire. उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जापान ने जर्मनी और इटली को ज्वाइन कर एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया, जिसके बाद इनको एक्सिस पावर का नाम दिया गया। इस दौरान वर्ल्ड वॉर 2 में 1943 में इटली सरेंडर कर देता है और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर के सुसाइड के बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। बट जापान के एम्परर हिरोहितो सरेंडर करना तो दूर की बात, बल्कि एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए आम जनता को ब्रेन वॉश कर रहे थे और उनको सुसाइड अटैक करने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसा ही एक फेमस अटैक था कामिकाजे अटैक, जिसमें मिलिट्री की एक यूनिट बनाई गई जिसमें पायलट्स एयरक्राफ्ट को लेकर एनिमी शिप्स में क्रैश कर देते थे और खुद अपने आप को देश के लिए सेक्रीफाइस करते थे। इसी दौरान अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल, जिसमें यूएस अपनी मिलिट्री भेजकर जापान पर अटैक कर उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर करेगा। इसके बाद जापान और अमेरिका में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ ओकिनावा, जो 1 अप्रैल 1945 और 22 जून 1945 तक चलती है। यूएसए अपनी मिलिट्री भेजता है ओकिनावा आइलैंड पर और ऑन ग्राउंड जाकर कैप्चर करने के लिए बोलता है ताकि फुल स्केल इन्वेजन कर सके। पर जापान के लोग हार मानने को ही तैयार नहीं थे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। इस बैटल में 12,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे, 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। वहीं पर दूसरी साइड जापान के 1,10,000 सोल्जर्स मारे गए थे। इतने सोल्जर्स को शहीद होता देख अमेरिका ने प्लान ड्रॉप कर दिया और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। इसी दौरान यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और हैरी ट्रूमैन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं।